नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आप सभी सामान्य साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपनी होली की छुट्टी मना करके अब बिल्कुल अपने पठन पाठन की क्रिया की ओर लौट रहे होंगे। तो आप सभी साथी जैसा कि होली का त्यौहार बड़े ही अच्छे से मनाया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन उसी के साथ आपका ये बैच एक है जो कि आपके होली ऑफर में भी है कि 499 रुपए का आपका बैच है, आदर्श बैच। यूपी पुलिस फाउंडेशन के लिए यह बैच लाया गया है ना, यूपी फाउंडेशन बैच यह लाया गया जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और इस बैच में आप रजिस्ट्रेशन जाकर कर सकते हैं। अभी भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इसकी जो क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे चलेंगी वो 25 मार्च से चलेंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी होली ऑफर का आपको छूट मिला हुआ है, तो इस बैच को अपने मिनिमम फीस में आप परचेज कर सकते हैं। इस बैच को परचेज करने के बाद आपके जो कोर्स होंगे उसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से पे बात बन सकती है किस किस परीक्षा के लिए, तो यूपी पुलिस मतलब यूपी कांस्टेबल की परीक्षा, यूपी एसएसएफ मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की परीक्षा, यूपी पीएसी की परीक्षा, यूपी पीएसी के बाद जेल वार्डर है ना, जेल वार्डर की परीक्षा। तो इतनी परीक्षाओं में बात बन सकती है। अगर भाई एक चर्चा और भी चल रही है होमगार्ड परीक्षा के, यदि होमगार्ड का भी पेपर कराया जाता है, हालांकि पेपर होना तय है, होमगार्ड का भी पेपर कराया जाता है तो निश्चित तौर पर होमगार्ड की परीक्षा में भी यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। होमगार्ड की भी तैयारी यहां से हो सकती है, क्योंकि होमगार्ड भर्ती के जो कराने वाले आयोजक हैं उन्होंने बताया है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ही फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सिलेबस उत्तर प्रदेश पुलिस के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए भाई, ये माहौल जो है ना एकदम भर्ती वाला माहौल है कि भाई आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी दक्षता यानी अपने एजुकेशन के आधार पर नौकरी ले लीजिए। इतना अच्छा मौका जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 आपका लगा हुआ है, एमटीएस 2025 आपका लगा हुआ है, आपको पता है आरपीएफ का एग्जाम आपका लगा हुआ है, आपको पता होगा ये रेलवे की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि लगातार चल रही हैं। उसके बाद बिहार में भी आपको पुलिस बनने का मौका मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसियां लगातार लगी हुई हैं। अभी 60,000 भर्ती पूरा हुआ है और उसके बाद जस्ट फिर से भर्ती की बात हो गई है कि 35,000 फिर से कांस्टेबल पद आ रहे हैं और 30,000 अन्य पुलिस विभाग में अन्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी और दरोगा का पद भी लगा हुआ है। तो सभी अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस में जगह बना सकते हैं, है ना। तो भाई अगर आप लगे रहे, निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। यानी जो एक पद के लिए आप परेशान हैं वो एक पद आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक अध्यादेश की, है ना। टॉपिक है एक हमारा बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है अध्यादेश। अध्यादेश को ऑर्डिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इसे तो अगर मेरी बात आप माने तो इसे मैं अस्थायी कानून कहता हूं। अगर मेरी बात आप सुने तो इससे मैं अस्थायी कानून कहता हूं, है ना, अस्थायी कानून कहता हूं। तो अध्यादेश, अब देखिए भाई अध्यादेश की यदि मैं यहां पे बात करूंगा तो अध्यादेश दो ही लोग जारी कर सकते हैं। एक होंगे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति इसे जारी कर सकते हैं, और एक होता है कि राज्य के राज्यपाल भी इसे जारी कर सकते हैं। राज्य के राज्यपाल भी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। अब यहां पे यदि हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो इनके लिए अनुच्छेद क्या हो जाता है, तो इनके लिए अनुच्छेद 123 हो जाता है। अगर हम गिनती का फेरबदल कर दें, गिनती का फेरबदल कर दें यानी 123 को अनुच्छेद 213 कर दें, 213 कर दें, तो राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में हो जाता है। राज्यपाल का अध्यादेश कहां हो जाएगा, अनुच्छेद 213 में हो जाता है। अब एक समस्या आती है कि देखिए भाई राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख है, संघ का प्रमुख है। अब जो इनका अध्यादेश आएगा कब आएगा और इनका अध्यादेश जो है वो कब आएगा, ये एक प्रमुख विषय है। और आपकी परीक्षा में अक्सर सवाल भी बनते हैं कि अध्यादेश जारी ही क्यों किया गया, भाई अध्यादेश जारी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे हम कहेंगे
संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं हो, तो ये एक कंडीशन पैदा हो गई राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के, सत्र में नहीं हो तो राष्ट्रपति संसद के विधि बनाने के शक्ति के बराबर अध्यादेश जारी कर सकेगा। अब यहां से बात करें, यदि हम राज्यपाल के बारे में बात करें, अब राज्यपाल के बारे में भी बात कर लें। जब विधानसभा सत्र में ना हो या विधानमंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में नहीं हो तो विधानसभा के विधि बनाने के शक्ति के बराबर विधि बना सकेगा। किसके बारे में हमने बात कर लिया यहां पे? राज्यपाल। अब यहां पे देखिएगा एक तथ्य यहां से क्या निकलेगा, संसद के विधि बनाने के शक्ति के बराबर। तो संसद कौन कौन सी सूची पर विधि बना सकता है भाई? तो संसद आपका है जो वह संघ सूची पर विधि बना सकता है, और कौन सी सूची पर? समवर्ती सूची पर विधि बना सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वह संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर हम बात करें कि राज्य किसके, तो विधानसभा किसके बराबर विधि बना सकता है? तो विधानसभा भी जो विधि बनाएगा वो आपको पता है कि यह राज्य सूची पर विधि बना सकता है। और कौन सी सूची पर भाई? समवर्ती सूची पर भी विधि बना सकता है। यानी इन दोनों विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा तो कितना कब जारी करेगा और कैसा विधि बनाएगा। दूसरी बात यहां पे भी आपकी क्लियर हो जाती है कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करेगा तो राष्ट्रपति कब विधि बनाएगा, एक प्राविधान, और दूसरा प्राविधान की राष्ट्रपति कैसी शक्ति के बराबर की विधि बना सकता है। और राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय और संघ सूची के विषय, जो कि आपके 7वीं अनुसूची के विषय हो जाते हैं, इनके विषय आप पहले से जानते हैं। तो यहां तक तो बातें क्लियर हैं। अब हमारा एक मुद्दा और उलझ रहा है अभी कि इसे हम अस्थायी कानून क्यों कहते हैं। चलिए भाई, अब वहां से मुद्दा आएगा अस्थायी कानून का। तो यहां पे यदि बात करें कि यह राष्ट्रपति का अध्यादेश अस्थायी कानून होगा, अस्थायी विधि होगा। कैसे अस्थायी विधि होगा? कैसे? तो कहेंगे कि जब संसद सत्र में आएगा, यानी संसद के सदन जब स्थापित चलने लगेंगे, तो 7 सप्ताह के भीतर
तो 7 सप्ताह के भीतर अध्यादेश पर अनुमोदन लेना पड़ेगा। अध्यादेश पर अनुमोदन लेना पड़ेगा। 7 सप्ताह नहीं, गलत हो जाएगा। तो अध्यादेश पर अनुमोदन लेना पड़ेगा। 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश पर अनुमोदन लेना होगा। ठीक, अब एक बात देखें, अनुमोदन मिला, अनुमोदन पर सहमति मिली, अनुमोदन पर सहमति मिला, तो उस विधि को अध्यादेश की तिथि से लागू माना जाएगा। अध्यादेश के तिथि से लागू माना जाएगा। क्लियर है? अध्यादेश की तिथि से उसे लागू माना जाएगा। एक बात आपने और सुनी, यहां पे नई बात क्या सुनी कि विधि 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से अनुमोदन लेना होगा, है ना? किस पर? अध्यादेश पर। यदि अनुमोदन पर सहमति मिल गया तो वह अध्यादेश क्या हो जाएगा? अधिनियमित हो जाएगा। अध्यादेश क्या हो जाएगा? अधिनियमित। तो अधिनियमित किस दिन से माना जाएगा भाई? जिस दिन संसद की मंजूरी मिली। और अध्यादेश लागू कब से माना जाएगा? तो जिस दिन से वह अध्यादेश के रूप में लागू हुआ था उसी दिन से वह विधि के रूप में लागू माना जाएगा। कभी कभी बच्चा पूछता है कि सर ये बात समझ में नहीं आई कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित 27 नवंबर 1980 को होता है लेकिन लागू 23 सितंबर 1980 से होता है। ये बात हजम होने वाली नहीं है। तो बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है आपका, यह राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से ही लागू किया गया था। राष्ट्रपति के अध्यादेश से लागू हुआ था, इसीलिए लागू होने की तिथि पीछे और अधिनियमित होने की तिथि 27 नवंबर 1980 हो जाती है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। अगली बात देखें, यही बात राज्यपाल का भी अध्यादेश क्या होता है? तो राज्यपाल का अध्यादेश भी, राज्यपाल का अध्यादेश अस्थायी होता है। विधानमंडल के सत्र में आने के बाद, विधानमंडल के सत्र में आने के बाद दोनों सदनों से, अब जहां दोनों सदन नहीं हो तो एक ही सदन, दोनों सदनों से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। है ना? 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। और फिर अध्यादेश उसी दिन से क्या हो जाएगा? जिस दिन अनुमोदन मिलेगा सेम इसी प्रारूप पर अधिनियमित हो जाएगा। अब अध्यादेश का एक ही गुत्थी बचती है जो कि दोनों के लिए, राज्यपाल के अध्यादेश के लिए भी और राष्ट्रपति के अध्यादेश के लिए भी क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। तो उस कॉमन गुत्थी पर अब हमें चर्चा करनी है ना? कॉमन गुत्थी पे चर्चा कर लेते हैं। कॉमन गुत्थी क्या है? तो कॉमन गुत्थी है अध्यादेश की अवधि, देश की अधिकतम अवधि, है ना? ये है कॉमन गुत्थी। अध्यादेश की अधिकतम अवधि की हमें बात करनी है। क्लियर? तो अध्यादेश के यदि हम अवधि की बात करते हैं तो इसमें क्या निकल के आएगा भाई? अच्छा एक बात बताइए, चाहे वो संसद हो या विधानमंडल हो, संसद हो या विधानमंडल हो, इसकी अधिकतम छुट्टी कितनी होती है? अधिकतम छुट्टी कितनी होती है? तो अधिकतम छुट्टी को हम संसद की भाषा में दीर्घावकाश कहते हैं, जो कि कितने माह की हो सकती है? तो 6 माह की हो सकती है।
अधिकतम छुट्टी संसद की या विधानमंडल की कितने दिन की होगी? 6 माह की होगी। तो 6 माह की छुट्टी को दीर्घावकाश कहा गया। अब मान लीजिए, मैं ऐसा मान लूं कि जिस दिन सत्र की छुट्टी हुई उसी दिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, तो क्या हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकता है। 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकता है, जिसे हम 7.5 माह की अधिकतम अवधि कह सकते हैं। जिसे हम 7.5 माह की अधिकतम अवधि कह सकते हैं। अच्छा, विकल्प में आपको कभी कभी ना 6 माह 6 सप्ताह दिखाई नहीं देता है। तो 6 माह 6 सप्ताह जब दिखाई ना दे तो आपको केवल याद रखना है कि इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी, है ना, 6 माह होगी। अच्छा, एक सवाल कभी कभी पूछता है कि इनके सत्र में आने के बाद अध्यादेश की अवधि, तो इनके सत्र में आने के बाद जो अध्यादेश की अवधि रहती है वो कितने दिन की रहती है? तो इनके सत्र में आने के बाद जो अध्यादेश की अवधि रहती है वो 6 सप्ताह की रहती है। वो कितनी रहेगी? 6 सप्ताह की रहती है। तो दोस्तों, हमने बात किया अध्यादेश पर। उम्मीद है कि इस छोटे से टॉपिक में कोई भी आपका कंफ्यूजन रहा होगा तो वो आपको समझ में आ गया होगा, या कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो ऑफलाइन कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर जितनी व्याख्या की गई है उस व्याख्या से मैं यही उम्मीद करता हूं कि चीजें आपकी कंठस्थ होंगी, क्लियर होंगी, और आप लोग भी अपनी छुट्टियों से अपनी पढ़ाई की ओर लौट रहे होंगे। तो चलिए भाई, उम्मीद बेहतर की करते हैं हमेशा, और कामना भी हमेशा बेहतर की करते हैं। तो उम्मीद मेरी यही है कि आने वाली जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें से किसी ना किसी पद पर आप हमें आसीन दिखें। धन्यवाद, नमस्कार।